सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। थिएटराइजेशन का, थिएटर कमांड का बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रहा है सर कि जल्द ही एक थिएटर कमांड बनेगा। लेकिन इसी बीच इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर का एक बयान आया कि भारतीय वायुसेना थिएटराइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मॉडल भारत की अपनी जरूरत और ऑपरेशनल वास्तविकताओं के हिसाब से होना चाहिए, ना कि अमेरिका और चाइना के हिसाब से। ये अमेरिका और चाइना वाला जो तंज है ये मैंने अपने आप से जोड़ा है। कहां प्रॉब्लम आ रही है इंडियन एयरफोर्स को? इंडियन आर्मी तो कह रही है, सीडीएस साहब कह रहे हैं कि भैया थिएटराइजेशन तो बहुत अच्छा है। इंडियन एयरफोर्स तो कह रही है कि नहीं, ये तो हमारे हिसाब से हो तब सही है सब। हाँ राजेश, क्या है कि एक तो एयरफोर्स के एसेट्स बहुत कम हैं। जी एसेट्स बोला तो हमारे पास 42 फाइटर स्क्वाड होने चाहिए। आज की तारीख में महज 29 बचे हैं। जी और 12 फाइटर स्क्वाड मिराज 2000 के, मिग 29 के और जगुआर के अगले 10 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो बचेंगे 17। इनकी रिप्लेसमेंट कब आएगी किसी को नहीं पता। दूसरी बात यह है कि देखो, एयरफोर्स में जो खास स्पेशल एसेट्स होते हैं वो बहुत कम है। युद्ध फाइटर विमान के अलावा दूसरे एसेट्स भी दरकार होते हैं, जैसे कि एयर टू एयर रिफ्यूलर। हमारी एयरफोर्स में मात्र हैं 6। तो थिएटर कमांड में आप उसको कहां दौड़ाओगे? पाकिस्तान थिएटर कमांडर के नीचे रखोगे इन 6 रिफ्यूलर्स को, ओके। या चीन थिएटर कमांडर के पास दे दोगे, या नेवी बोलेगी भाई हमें तो हिंद महासागर में, अरब सागर में गश्त लगानी है तो वहां पर दे दो एयर टू एयर रिफ्यूलर। इसी तरह से जी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हमारे पास कुल मिला के हैं 8, जी जिनमें से नाना टेक्निकल रीजन की वजह से कभी भी 1 या 2 खराब रहते हैं। होता है, मशीन है, लड़ाई के समय में भी ऐसा ही होगा। तो बचे 6 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, हम अवाक भी बोल सकते हैं, बेबी अवाक, ओके। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जी तो इन 6 को आप किसके अधीनस्थ करोगे? नेवी के थिएटर कमांडर के नीचे? ना चाइना वाला थिएटर कमांडर, ना पाकिस्तान वाला थिएटर कमांडर। ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं। देखो, आर्मी को एक फायदा है राजेश, जो कि आर्मी कमांडर्स को समझ नहीं आ रहा है। जब युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, तो वो जो एसेट्स मोबिलाइज करने हैं ईस्टर्न आर्मी कमांड से वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ, वो 15 दिन पहले कर लेते हैं, क्योंकि 15 दिन लग जाता है। एक ब्रिगेड को अगर आपने मध्य प्रदेश से उठाकर पाकिस्तान बॉर्डर में भेजना है एसोसिएटेड इक्विपमेंट के साथ, हथियारों के साथ, तो 15 दिन लग जाते हैं। एक डिवीजन को अगर आपने पानागढ़ से उठाकर, वेस्ट बंगाल में है, आपने ट्रांसफर करना है पश्चिम में पाकिस्तान को, तो उसमें एक डिवीजन के जो हथियार होते हैं, टैंक, तो 72 बंद गाड़ियां, सिग्नल्स की बड़ी बड़ी गाड़ियां, तोपें, इनको शिफ्ट करने में 1 महीना लग जाता है। तो आर्मी ये कर लेती है। जैसे जब गलवान में टेंशन हुआ तो आर्मी ने दक्षिण भारत से, सिकंदराबाद, हैदराबाद, सब जगह से अपनी फोर्सेस को लेह लद्दाख की तरफ भेजा। 15 दिन लग गए, 1 महीने लग गए। इस तरह से आर्मी फाइट करती है। लेकिन एयरफोर्स का लड़ने का तरीका ये नहीं है। एयरफोर्स में क्या होता है कि हमारा एक फाइटर विमान जो ग्वालियर में है, वो सुबह 6 बजे हमला कर सकता है चीन की तरफ, वापस आ जाएगा। दोपहर को 11 बजे हमला कर सकता है पाकिस्तान की तरफ, वापस आ जाएगा। और वही विमान ग्वालियर वाला विशाखापट्टनम में चला जाएगा आज रात को, और नेवी की सपोर्ट में युद्ध कर सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एयर पावर की, कि हम
ईस्टर्न एयर कमांड में जो एसेट्स हैं उनको पाकिस्तान बॉर्डर में सुबह यूज कर सकते हैं और नेवी के साथ शाम को यूज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी अगर ईस्टर्न एयर कमांड के एसेट्स पाकिस्तान वाले थिएटर कमांडर को दे देंगे और पश्चिमी एयर कमांड के जो एयर रिसोर्सेज हैं वो हम वेस्टर्न थिएटर कमांडर को दे देंगे और नेवी को दक्षिण भारत के एयर एसेट्स दे देंगे, तो समझिए अभी हिंद महासागर ठंडा पड़ा है 2 दिन से, कुछ नहीं हो रहा है और एयरफोर्स कहती है भाई हमने जो 2-2 सुखोई 30 विमान दक्षिण में रखे हैं, 2-2 सुखोई 30 स्क्वाड्रन्स दक्षिण में रखे हैं नेवी के लिए तिरुवनंतपुरम के पास, उनको क्योंकि हिंद महासागर 2 दिन से ठंडा पड़ा है तो एयरफोर्स कहती है यार इनको तुरंत पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, वहां पे ये 2 तो 4-4 6-6 मिशन कर लेंगे, फिर वापस दक्षिण में नेवी के पास चले जाएंगे। वो कौन डिसाइड करेगा? नेवी के थिएटर कमांडर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कौन रिक्वेस्ट करेगा? एयर हेडक्वार्टर तो लूप में ही नहीं है ना। चीफ ऑफ एयर स्टाफ थिएटर कमांड के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर पर जो थिएटर कमांडर होगा जो कि जयपुर में बेस्ड होगा वो सीधा सीडीएस को रिपोर्ट कर रहा है जो कि एनएसए को रिपोर्ट कर रहे हैं, और तो जो जयपुर में थिएटर कमांडर है उसके पावर में नहीं है कि वो तुरंत 1 घंटे के नोटिस में दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम के पास जो हमारा सुखोई 30 है उनमें से 12 सुखोई 30 को अभी मंगा ले और रात के 7-8 बजे मिशंस करे पाकिस्तान के अंदर। नहीं है उसकी पावर में ऐसी कोऑपरेशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन इस्तेमाल करता था अब तक? एयर हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास जो स्टाफ था। अब तो भविष्य के युद्ध में चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कोई रोल ही नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी रोल नहीं है। तो एयरफोर्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने एक सुखोई 30, देखो अंबाला में एक स्क्वाड्रन है, वो अंबाला से ऑपरेट करके सुबह 9 बजे हमला कर सकता है पाकिस्तान को। अंबाला से ही ऑपरेट करते हुए वो दोपहर के 1 बजे हमला कर सकता है चाइना बॉर्डर में। मैं 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहा हूं। लेकिन अंबाला का कमांडर किसको रिपोर्ट करेगा? उसकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? हम एसीआर लिखते हैं ना, जयपुर वाला वेस्टर्न थिएटर कमांडर या अंबाला का एसीआर कौन लिखेगा? लखनऊ वाला चाइनीज थिएटर कमांडर। बेचारा अंबाला का जो कमांडर है, सारे एयरबेस अंबाला, आदमपुर, पठानकोट, श्रीनगर, इनका एक पैर तो चीन की तरफ है, एक एयरफोर्स कमांडर की बात कर रहा हूं जो एयर कमोडर होते हैं एओसी, एक पैर पाकिस्तान की तरफ है। फिलहाल वो एयर हेडक्वार्टर से हुक्म लेते हैं क्योंकि मामला सेंट्रल एयर कमांड का और वेस्टर्न एयर कमांड का नहीं है, एयर हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेट कर देता है। तो जब थिएटर कमांडर बन जाएंगे तो कौन इन सबको कोऑर्डिनेट करेगा? ये आर्मी के जनरल्स को समझ नहीं आ रहा है। जी राजेश। चलिए, यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ सर ने भी साफ कहा है कि भाई आप थिएटराइजेशंस करिए लेकिन ये भारत के हिसाब से करिए। अमेरिका की देखा देखी कई चीजें ऐसी हैं जो केवल ऐसा लगता है कि अमेरिका और चाइना को देखकर हम करने में लगे